वंदे मातरम एंड नमस्कार दोस्तों मैं आज एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आप स्वतंत्र हैं कुछ बोलने के लिए और इस देश के लिए कुछ करने के लिए। तो मैं भी इस राह में आज निकल चुका हूँ। मैं आप सभी को ये दिलासा दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि इस समय तो 3 दिन पे एक वीडियो बन पाएगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी मैं हर दिन एक फ्रीडम वीडियो बनाऊँ और दूसरा अपने देश में होने वाली घटनाओं पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोग के अंदर एक जागरूकता फैला सकूं, आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बता सकूं जो आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें यही आज़ादी देती है कि हम खुल के कुछ बोल सकें, हम आपके सामने अपनी बातों को रख सकें, क्योंकि हर बात इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए। तो कोशिश यही करूँगा दोस्तों। ये पहला सीरीज का वीडियो बांग्लादेश पर है और मैं बांग्लादेश को एकदम निचोड़ के रख दूंगा कि आप लोग उसको समझ सके कि आखिरकार बांग्लादेश में ये सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हुई और इसका रीजन कौन है, हर एक चीज़ के बारे में। दोस्तों बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि बांग्लादेश में 2018 में एक पॉलिसी बनाई गई, जिस पॉलिसी के तहत वहाँ में जो रिजर्वेशन सिस्टम था उसको कम से कम किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए उस सिस्टम को इलीगल घोषित कर दिया 5 जून 2024 में। और तभी से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट स्टार्ट होने का कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से पुरानी पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत 56% रिजर्वेशन दिया गया और 56 में 30% उन बच्चों को दिया गया जिसके फैमिली में फ्रीडम फाइटर थे। तो इसको देखते हुए वहाँ पे एक अलग सी धारणा क्रिएट हो गई कि लोगों में मेरिट के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही है। तो 2024 में ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट को जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहा गया, जिसने वहाँ की सरकार को गिरा दिया। अब हम जानते हैं कि वहाँ पे इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको लीड मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और वो एक एडवाइजरी की तरह लीड कर रहे हैं जो अमेरिका के तहत बनाए गए हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब वहाँ का प्रोटेस्ट खत्म हुआ 2024 में, तो 2025 में 12 दिसंबर को उस्मान हादी जो इनकलाब मंच का छात्र नेता था और इनकलाब मंच का लीडर भी था, वो एक बहुत बयान देता था भारत के खिलाफ और हमेशा यही कोशिश करता था कि भारत से रिलेशन खराब हो। साथ ही साथ वो हमेशा ये वहाँ पे भड़काने की कोशिश करता था कि वहाँ की गवर्नमेंट भारत से सभी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक चीज़ें बंद करे, ताकि वो भारत से दूरी बना सके। उसको क्या पता कि भारत ने कितनी मदद की थी बांग्लादेश की। 1971 में जब पाकिस्तान में बंगाल पे अत्याचार कर रहा था, जब बंगाली अपना ऑफिशियल लैंग्वेज मांग रहे थे, तो इस तरह पाकिस्तान मना कर दिया था। साथ ही साथ पाकिस्तान के क्रिकेट आर्मी बंगाल में जाके वहाँ पे क्राइसिस क्रिएट कर दिए थे और इतना क्वेस्ट बन गया था जिससे वहाँ की सिस्टम पूरी असर हुआ, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर, जिसको आर्मी ऑफिसर कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं है, वो एक तरह से ISI की एजेंसी के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कितने औरतों के साथ दुष्कर्म किया गया। DD न्यूज़ के हिसाब से करीब 4 लाख लोगों के साथ दुष्कर्म किया गया। तो जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था 5 अगस्त में को, वहाँ की सरकार गिर गई और साथ ही साथ उसको कोटा रिफॉर्म भी कहा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में आकर अपना जजमेंट वापस ले लिया और उसने एक नया जजमेंट दिया जिसके तहत केवल 60% रिजर्वेशन दिया गया। उसको जेनजी प्रोटेस्ट भी कहा गया। वो दुनिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट था बिफोर द नेपाल। तो बात ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस समय क्यों बांग्लादेश में क्राइसिस हो रही है। क्राइसिस होने का रीजन है द मर्डर ऑफ उस्मान हादी।
वो एक छात्र नेता था, लेकिन मुझको लगता है वो पाकिस्तान का एजेंट की तरह काम करता, क्योंकि वो भारत के खिलाफ रहता था, भारत की पॉलिसी के खिलाफ रहता था और हमेशा भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरह देखता था। किया कि प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि लास्ट में 2024 में 5 अगस्त को उनकी सरकार गिर गई, ये भी पता चल गया। साथ ही साथ ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट वापस ले लिया, जिसके तहत 60% केवल रिजर्वेशन दिया गया और उसको कोटा रिफॉर्म का नाम दिया गया। फिर वहाँ पे इंटरिम सरकार बनी और इस समय बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट का रीज़न यही है कि जब 2024 में उस समय के छात्र नेता उस्मान हादी, जो आने वाले इलेक्शन में एक कैंडिडेट थे, जो ढाका कॉन्स्टिट्यूशनी 08 से वहाँ से लड़ने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई। वो 12 दिसंबर को अब एक इलेक्ट्रिक टेम्पो में जा रहे थे, पीछे से 2 आर्मियों ने आके उनके ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो इंसान हर के खिलाफ बोलता था हमेशा और वो प्रो पाकिस्तान था। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोग इतने भड़क गए कि कई न्यूज़ एजेंसी को जला दिया। साथ ही साथ कई हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी सेक्शन को मार डाला, निर्दोषों लोगों को मार डाला, जिसमें से एक दीपू चंद्र दास थे, जो एक जगह नौकरी करते थे। उनको इस तरह से उनको लिंचिंग करते हुए मारा गया और लास्ट में पेड़ पे लटका के एक हैवानियत की तरह जला दिया गया। ये सिस्टम क्या दिखाता है? इस सिस्टम से लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना जरूरी है। वो लोग हिंदुओं पे ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं? दिस इज वेरी अनह्यूमन थिंग्स। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि वो वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं की और अन्य माइनॉरिटी की आबादी कम होती जा रही है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है हिंदुओं की आबादी, और एक डेटा के हिसाब से इस समय हिंदू केवल 60% रह चुके हैं। आखिरकार हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में कम क्यों हो रही है? इसका रीज़न यही सब प्रोटेस्ट हो सकता है, जो कुछ समय पहले हमारी एक हिंदू माइनॉरिटी सेक्शन के साथ हुआ और अन्य लोगों के साथ ऐसा हमेशा होता जा रहा होगा बांग्लादेश में। हालांकि वहाँ की सरकार उन्हें दिलासा दिला रही है माइनॉरिटी सेक्शन के कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसमें फेल हो जा रहा है। जब 1901 में बांग्लादेश में जो उस समय सब एकजुट थे, तब वहाँ जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और तब हमारे यहाँ कॉलोनियल सिस्टम चला था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उस समय 33% हिंदू थे। वो घट के 1974 में 13% हो गए और अब 1922 के सेंसस के हिसाब से एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 7% हिंदू बचे हैं। तो इसका रीजन कौन है और इस पे चर्चाएं क्यों नहीं होती? आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीएम और जो बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक उनका फ़ोटो दिखाई दे रहा है, जिस फोटो में ये बताया जा रहा है कि वो डिफेंस पैक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो डिफेंस पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिफेंस पैक्ट के हिसाब से पाकिस्तान उनकी सभी मदद करेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश और पावरफुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और बांग्लादेश के पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसके तहत पाकिस्तान उसको न्यूक्लियर वेपन दे सकता है, जो हमारे लिए एक थ्रेट से काम कर सकता है, क्योंकि ऊपर से चाइना, राइट साइड से पाकिस्तान और लेफ्ट साइड से बांग्लादेश, ये हमारे सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। हमारी MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा और हम जानते हैं वो डिसीजन ले भी रहे होंगे। यहाँ पे एस जंकर की बहुत बड़ी भूमिका होगी,
लेकिन क्या हमारी सरकार डिसीजन ले रही है, क्या बांग्लादेश को अपने ओर अट्रैक्ट कर पा रही है, इसकी भी देखने की कोशिश हमें करना है। क्या बांग्लादेश और इंडिया में लड़ाई हो सकती है? अगर बांग्लादेश ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके तहत भारत में की सिस्टम पे, नेशन के वेलफेयर पे, नेशन के इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा तो भारत जरूर उसका एक्शन लेगा। क्योंकि जो भारत में जो बांग्लादेश से होते हुए कॉरिडोर गया है, उसके तहत अगर भारत को कुछ भी नुकसान हुआ तो सच बता रहा हूँ भारत एक्शन लेगा। क्योंकि जब 1971 में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया गया था, जब जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो इस समय रियल में पाकिस्तान है, वो भारत को अलग कर रहा था उन 7 सिस्टर जिसे बोला जाता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अलग कर रहा था, तभी भारत ने एक्शन लिया था। भारत ने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया। आपका बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये मेरा पहला वीडियो था और मेरा अभी पहला एक्सपीरियंस था। मैं कोशिश करूँगा मैं दिन पे दिन इसको और बेहतरीन करता जाऊँ और आपके दिलों में एक जगह बना सकूँ, क्योंकि आप मेरे एक फैमिली की तरह हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं अपनी फैमिली को खुश कर सकूँ।